हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा था बायोलॉजी का, क्लास नाइन्थ का, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो उसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है। ठीक है। और एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा हम कौन कौन से प्रोडक्ट्स हम ले सकते हैं, कितने टाइप्स ऑफ केटल्स की हम बात करेंगे। ठीक है। कितने टाइप्स ऑफ केटल्स होते हैं, गाय की बात करेंगे, भैंस की बात करेंगे, इनकी जो ब्रीड्स हैं, इनकी जो प्रजाति हैं, जो विभिन्न प्रकार की प्रजाति है जो पाई जाती है हमारे भारत में, तो मेन प्रजाति के बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे हम क्रॉस ब्रीड्स के बारे में। और कुछ बात करेंगे हम किसके बारे में बेटा, बीमारियों के बारे में कि जो एनिमल्स होते हैं हमारे, जो मिल्क यील्डिंग एनिमल्स हैं, जो ड्रॉट एनिमल्स हैं, जो कैटल्स है, ओवरऑल की बात करें कैटल्स की बात करेंगे तो कैटल्स के अंदर कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और उन बीमारियों से हम उन कैटल्स को हम कैसे बचा सकते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बिना कोई देरी करते हुए चलिए आइए स्टार्ट करते हैं जो हमारा टॉपिक है आज का, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो एनिमल हस्बेंड्री है क्या बेटा? एग्रीकल्चर की वो ब्रांच है जिसमें हम फीडिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स को को देखते हैं। ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा यहाँ पर, रेयरिंग, फीडिंग, ब्रीडिंग एंड प्रोवाइडिंग द शेल्टर एंड गुड हेल्थ टू द एनिमल्स इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री है क्या बेटा? रेयरिंग ऑफ एनिमल्स। ठीक है। rearing of animals, caring of animals, breeding of animals and disease control of animals. Rearing, breeding, caring and disease prevention और disease control of animals। जो हमारे पालतू जानवर हैं उनकी बात हो रही है, जैसे गाय हैं, भैंस है, उनका पालना, ठीक है, उसका पालन पोषण, उनको खाने की जो चीजें हम देते हैं, फीडिंग, जो खाना प्रोवाइड करते हैं, हम फॉडर प्रोवाइड करते हैं, वो उसके बारे में। ठीक है। उसके रहने की जगह के बारे में जो स्टडी करते हैं हम। ठीक है। और उसकी जो डिजीज कंट्रोल कैसे करें हम, ये जो सारी चीजें आती है हमारी किसके अंदर आती है बेटा? एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आती हैं। उनके पालन पोषण से लेकर उसके खाना है, ठीक है, उसके रहने की जो जगह है कैटल्स की, गाय की, भैंसों की, ठीक है, फिर उसकी केयरिंग उनकी करना, फिर उनको बीमारियों से बचाना, बीमारी हो जाए तो समय समय पर उनका दवाई देना, उनका इलाज कराना। तो ये सारी सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? एनिमल हस्बेंड्री। इसे ही कहते हैं हम एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हमारे कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं बेटा जो हमें देखने चाहिए? हमारा सबसे पहला पॉइंट हमारा कि प्रॉपर फीडिंग होनी चाहिए एनिमल्स की। जो एनिमल्स हैं हमारे, जो कैटल्स हैं, उनको हमें क्या, प्रॉपर सही खाना हमें प्रोवाइड करना चाहिए, सही मात्रा में खाना हमें प्रोवाइड करना चाहिए, हेल्दी खाना हमें देना चाहिए ताकि वो दूध, अच्छा दूध दे सकें। और ऐसे कैटल्स जिनको हम खेतों में यूज कर सकते हैं, उनकी हेल्थ अच्छी रह सके। हेल्थ अच्छी रहेगी तो क्या वो काम भी अच्छा करेंगे। ठीक है। इसके अलावा प्रॉपर शेल्टर मिलना चाहिए उन एनिमल्स को, रहने की जगह, उसका जो हाउसिंग होगी उन एनिमल्स की, जहां पर हम उन जानवरों को रखते हैं। नॉर्मली हमारे यहाँ पर उसको घेर कहते हैं। घेर के अंदर जो जहाँ पर जानवरों को हम बांधते हैं, तो वो जगह हमारी क्या, साफ सुथरी होनी चाहिए। तो ये भी हमारी एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है। पहला तो हमारा फीडिंग हो गया बेटा, दूसरा हमारा क्या होगा, शेल्टर के बारे में। ठीक है। फिर जो थर्ड पॉइंट हमारा क्या आता है, एनिमल्स को बचाना अगेंस्ट डिजीज। ठीक है। जो हमारे दुधारू जो पशु हैं उनको बीमारियों से बचाए रखना, अगर बीमार हो जाते हैं तो उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना, उनका प्रॉपर इलाज कराना, वो भी हमारा एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है। ठीक है। तो लास्ट पॉइंट हमारा ब्रीडिंग का। भाई अच्छे तरीके से ब्रीडिंग कराएं हमारे जो केटल्स है उनकी, ताकि जो उनकी वैरायटी है, चाहे उनकी जो प्रजाति है, उसके अंदर क्या है, इंप्रूवमेंट हो, उनकी प्रजाति का विकास हो, ताकि दूध ज़्यादा बढ़े उनके अंदर, उनकी हेल्थ अच्छी रहे, बीमारियों से कम बीमारियां उनके अंदर हो। तो ओवरऑल बात करें तो ये एनिमल हस्बेंड्री में हमारा क्या आता है, उसकी फीडिंग आती है, उसका शेल्टर आता है, उसके डिजीज कंट्रोल के बारे में बात करते हैं, और साथ में बात करते हैं बेटा ब्रीडिंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो ये तो हमारा एनिमल हस्बेंड्री का थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप की बात।
अब बात आती है हमें जरूरत क्यों एनिमल हस्बेंड्री की, हमें जो देख रेख है जो एनिमल्स की उसकी जरूरत क्यों है। जरूरत इसलिए कि बेटा हम स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है और हमारा जो जीने का जो स्तर है ये लगातार ऊंचा हो रहा है। ठीक है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसकी रिक्वायरमेंट ही पूरी करनी है, मिल्क मिल्क के जो रिगार्डिंग जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है दूध की, हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या की उसकी ज़रूरत हमें पूरी करनी है। साथ ही साथ जो हमारा स्टैंडर्ड बढ़ रहा है जीने का, जो स्तर हमारा बढ़ रहा है, उसके लिए भी हमें क्या है, एनिमल हस्बेंड्री की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ठीक है, मिल्क की डिमांड बढ़ रही है बेटा, एग्स की डिमांड बढ़ रही है, मीट की डिमांड बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारी क्या सबकी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री में हमारे अकेले केटल्स नहीं आते बेटा, इसके अलावा हमारे जो पोल्ट्री है, जो मुर्गी पालन है, इसके अलावा मछली पालन है, इसके अलावा और भी हमारे दूसरे जो क्षेत्र है जैसे मधुमक्खी पालन है, तो ये हमारे सारे सारे किसके अंदर आते हैं बेटा, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आते हैं। तो हमारी पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ ही तो इनकी जो डिमांड है दूध की है, अंडों की है, मीट की है, शहद की है, या जो मछलियों की उससे भी हमें मीट मिलता है, तो इसकी भी जो रिक्वायरमेंट है, इसकी जो ज़रूरत है ये लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए हमें ज़रूरत है किसकी बेटा, एनिमल हस्बेंड्री की। क्लियर है। जो हमारा एक ऐतिहासिक एक क्रांतिकारी एक मोड़ आया था कि हमारा जो इंक्रीज हुआ था मिल्क की प्रोडक्शन का। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे, हम कैटल फार्मिंग में करेंगे, हम बात करेंगे इसके बारे में। तो अगर हम बात करें तो इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए हमें क्रांतिकारी एक बदलाव लेके आना पड़ेगा, जिसके कारण हमारा दूध का प्रोडक्शन बढ़े, अंडों का प्रोडक्शन बढ़े और मीट का भी प्रोडक्शन बढ़े, ताकि हम जो हमारे जो पीपल है, हमारे देश की जो जनसंख्या है, हमारे देश के जो वासी हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। ऐसी ज़रूरतों को जो जो जिनसे ऐसी ज़रूरतें बेटा जो हमें एनिमल से मिलती है, जैसे कि दूध है, मीट है, अंडे हैं, इनकी प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, तो इसीलिए एनिमल हस्बेंड्री क्या है, बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए। क्लियर है। ठीक है, अब एक बात और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ऑपरेशन फ्लड। ये जुड़ा हुआ किसके साथ बेटा, दूध की जो प्रोडक्शन है, दूध का जो प्रोडक्शन है उससे जुड़ा हुआ एक पॉइंट है ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, तो इसे हम व्हाइट रिवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्लियर बेटा, इसको कहते हैं व्हाइट रिवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। दूध का हमारा जो प्रोडक्शन काफ़ी इंक्रीज हुआ है, इसमें इसको इंक्रीज करने के लिए हमारे जो एक एमिनेंट साइंटिस्ट थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इसको साथ ही साथ नोट डाउन कर लेना कि व्हाइट रिवोल्यूशन के जन्मदाता कौन थे, किन के कारण व्हाइट रिवोल्यूशन हुई थी। तो वो कौन थे हमारे इंडिया में, डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, जिन्होंने ऑपरेशन फ्लड को फ्लड का उद्घाटन किया था, ऑपरेशन फ्लड को स्टार्ट किया था, जिसके चलते हमारे जो देश में जो दूध का जो उत्पादन है, मिल्क की जो प्रोडक्शन है बेटा, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर गई थी। ठीक है, तो व्हाइट रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द ऑपरेशन फ्लड, और इसके जन्मदाता को कौन थे बेटा, डॉक्टर वर्गीस, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन इनके हमारे क्या है, जन्मदाता थे किसके, ऑपरेशन फ्लड के, यानी कि व्हाइट रिवोल्यूशन के हमारे जन्मदाता थे हमारे देश के अंदर। वैसे हमारे क्या एक सिल्वर रेवोल्यूशन है, सिल्वर रेवोल्यूशन जो है जुड़ी हुई किसके साथ, अंडों के उत्पादन से जुड़ी हुई बेटा ये। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, और ये सिल्वर रेवोल्यूशन हमारे किससे जुड़ी हुई हमारे क्या है, ये एक टर्म है। तो सिल्वर रेवोल्यूशन की बात करें तो हमारे क्या ये एग से जुड़ी हुई हमारी क्या टर्म है। ठीक है, एग का प्रोडक्शन बढ़ा तो उसे कहते हैं सिल्वर रेवोल्यूशन। अब हम बात करेंगे बेटा किसकी, कैटल फार्मिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कैटल फार्मिंग में हम बात करेंगे गायों की और भैंसों की। तो कैटल फार्मिंग का जो करने का जो पर्पज है, वो क्या पर्पज है, उसके दो पर्पज हैं बेटा। पहला पर्पज है डेयरी, डेयरी से मतलब है कि दूध के रिगार्डिंग की बात हो रही है यहाँ पर, कि हम दूध का जो हमारा उत्पादन बढ़ सके। पशुपालन से, यानी कि गाय भैंस के पालन से क्या है, हमारा जो डेयरी का जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि मिल्क की रिक्वायरमेंट है, वो हमारे क्या हम बढ़ा सकें,
दूध क्या प्रॉपर अमाउंट में हमें मिल सके। एक काम तो हमारा ये है। दूसरा हमारे पास क्या है, ड्रॉट का। ठीक है, पहला तो हमारा कौन सा हो गया, ड्रॉट। पहला है डेयरी के रिगार्डिंग, यानी कि दूध के रिगार्डिंग। दूसरा है ड्रॉट। ड्रॉट मतलब ऐसे एनिमल्स को पालना, ऐसे एनिमल्स को रियर करना जो हमारे खेती वाले जो कार्य हैं, जैसे कि टिलिंग का है, इरिगेशन का है, काटिंग का है, जो बैलगाड़ी की बात हो रही है उसकी बात हो रही है बेटा, जो हम हल चलाते थे, तो आजकल तो क्या है बेटा, ट्रैक्टरों से काम हो रहा है, मगर कई जगह कई छोटे जो किसान हैं बेटा, वो आज भी क्या है, जानवरों के द्वारा अपने खेतों की जुताई करते हैं। तो वो एनिमल्स जो खेतों की में काम करने के लिए यूज किए जाते हैं, खेतों की जुताई करने के लिए, खेतों में पानी देने के लिए, हालांकि यहाँ तो रहा ही नहीं खेतों में पानी के लिए हम यूज करते ही नहीं है। इसके अलावा जो बैलगाड़ी है, जो हमारी बग्गी है, रेडू है, बग्गी है, जो लोकल भाषा में हम कहते हैं, उनको खींचने के लिए भी क्या है, हमें इन एनिमल्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो वो एनिमल्स कहलाते हैं ड्रॉट एनिमल्स। क्या कौन से कहलाते हैं, वो ड्रॉट एनिमल्स कहलाते हैं। ठीक है, अब बात आती है दो तरह के हमारे केटल्स होते हैं, हमारी मिल्क ब्रीड्स होती हैं, डेयरी एनिमल्स, दूसरे होते हैं हमारे ड्रॉट एनिमल्स। काम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द वर्क, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, दो तरह के हमारे केटल्स होते हैं बेटा। एक होते हैं मिल्क ब्रीड्स, यानी कि ऐसी ब्रीड्स जो हमें दूध देती हैं, और दूसरी हमारे ड्रॉट एनिमल्स और मिल्क एनिमल्स। और ड्रॉट एनिमल्स की बात करें, ऐसे एनिमल्स जो हमें खेती में हमारी मदद करते हैं, खेती करने में हमारी मदद करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने में हमारी मदद करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स कहलाते हैं ड्रॉट एनिमल्स। क्लियर बेटा। तो डेयरी एनिमल्स हमारे कौन से हो गए बेटा, यहाँ पर मिल्क। ठीक है, मिल्क एनिमल्स। दिस इंक्लूड द एनिमल्स विच आर केप्ट फॉर ऑब्टेनिंग मिल्क। सिर्फ हम दूध के उत्पादन के लिए जिनको रखते हैं, वही जो एनिमल्स हैं, वही जो कैटल्स हैं, वो कहलाती है बेटा मिल्क एनिमल्स। क्लियर है यहाँ तक। जो इंडियन जो मिल्क जो कैटल हैं, जो हमारी गाय भैंसे हैं, वो दो डिफरेंट स्पीसीज है हमारी। एक है काऊ, एक है बफेलो। ठीक है, गाय से भी हमें दूध मिलता है और भैंस से भी हमें क्या दूध मिलता है। तो काऊ का जो साइंटिफिक नेम है वो है बोस इंडिकस। तो बेटा यहां पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ये जो आपका साइंटिफिक नेम है, इसको नोट डाउन कर लेना। कई बार ये पूछ लिया जाता है बोर्ड के एग्जाम से, क्योंकि हमारा जो पेपर आता है हमारा 9th और 11th का, जो बोर्ड की तरफ से हमारे एग्जाम आते हैं, फाइनल एग्जाम, तो वहां पर पूछ लिया जा सकता है कि काऊ का साइंटिफिक नेम क्या है, या फिर बफेलो का साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, तो इसके अलावा जो कंपटीशन होते हैं हमारे, वहां पर भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ काऊ। 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, वहां से आपको एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा कि काऊ का या बफेलो का साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, तो काऊ का नाम क्या है, बोस इंडिकस, और बफेलो का नाम क्या है, बोस बुबेलिस। ठीक है, बोस बुबेलिस। क्लियर बेटा। तो उसको नोट डाउन कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा ये। बोस इंडिकस है काऊ का साइंटिफिक नेम, और बोस बुबेलिस है बफेलो का साइंटिफिक नेम। नेक्स्ट ड्रॉट एनिमल्स की बात करें, तो ये जो एनिमल्स हैं हमारे क्या, खेती बाड़ी का या फिर कोई ट्रांसपोर्ट करने का काम में जो यूज होते हैं जो एनिमल्स, जैसे कि बड़द है। ठीक है, बड़द है, बड़द को हम यूज करते हैं हमारे लोकल भाषा में। जो मेल जो होता है उसे हम क्या है, बड़द कहते हैं। तो बड़द हो गया, और हमारा जो झोटा होता है, जो मेल जो बफेलो की बात हो रही है, तो उसको हम क्या है, हम ट्रांसपोर्ट के पर्पज में यूज करते हैं। बग्गी है, उसको उसको कैरी करने में मदद करते हैं। या दूसरा जो एग्रीकल्चर का काम है, जैसे टिलिंग का था, जुताई का था, ठीक है, वहां पर उसको यूज करते हैं ड्रॉट एनिमल्स को। तो दो तरह के एनिमल्स हो गए हमारे, मिल्क एनिमल्स एंड ड्रॉट एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रीड। हम ब्रीड्स ऑफ काऊ के बारे में बात करेंगे, और हम बात करने वाले हैं ब्रीड्स ऑफ बफेलो। तो काऊ की कौन कौन सी प्रजातियां हैं, और भैंस की हमारे यहाँ कौन कौन सी प्रजातियां हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे बेटा। ठीक है, तो दो तरह की प्रजातियां मिलती हैं गाय और भैंसों की। एक होती है इंडिजिनस, एक होती है आपके एग्जॉटिक, एक हमारी क्रॉस ब्रीड। ठीक है, तो इनका मतलब क्या है बेटा, इंडिजिनस ब्रीड्स का मतलब है जो हमारे सिर्फ हमारे भारत में पाई जाती हैं। वो प्रजातियां जो सिर्फ हमारे क्या भारत में पाई जाती हैं, उन्हें कहते हैं हम इंडिजिनस ब्रीड्स। क्या कहते हैं बेटा, इंडिजिनस ब्रीड्स कहते हैं। एग्जॉटिक ब्रीड्स कौन सी हो रही बेटा, एग्जॉटिक ब्रीड्स वो प्रजाति है काऊ की, बफेलो की, जो बाहर की हैं, हमारे देश से बाहर की प्रजातियां हैं, उन्हें कहते हैं हम एग्जॉटिक ब्रीड्स। ठीक है, एक अब आती है क्रॉस ब्रीड्स। थर्ड हमारे की ब्रीड कौन सी, क्रॉस ब्रीड। क्रॉस ब्रीड का मतलब है दो ब्रीड्स को आपस में क्रॉस करवा के जो नई प्रजाति में मिलती है, उसे कहते हैं क्रॉस ब्रीड। क्लियर है बेटा।
यानी कि हमने क्या किया, इंडिजिनस ब्रीड को, भारत की जो प्रजाति है गाय या भैंस की, और जो दूसरे देश की जो प्रजाति है गाय और भैंस की, उन दोनों को हमने क्या आपस में ब्रीड करवाया, आपस में रिप्रोड्यूस करवाया। उससे जो नई प्रजाति बनेगी वो प्रजाति कहलाती है क्रॉस ब्रीड। ठीक है, वो प्रजाति कहलाती है क्रॉस ब्रीड। ठीक है, तो काऊ की बात करें, हमारी जो काऊ की जो भारतीय जो प्रजाति है, जो स्पीसीज है हमारी यहाँ पर पाई जाने वाली, वो है साहिवाल, गिर, रेड सिंधी एंड थार पार्कर। दीज आर सम ऑफ द इंडियन काउ ब्रीड्स। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सम इंडियन काउ काउ ब्रीड्स। गाय की वो प्रजाति है जो सिर्फ भारत में मिलती है और कहीं नहीं मिलती। कौन कौन सी होगी बेटा? साहिवाल होगी, गिर होगी, रेड सिंधी होगी और थार पार्कर होगी। ठीक है, एक्सोटिक ब्रीड्स की बात करें, जो बाहर की ब्रीड है वो कौन कौन सी है हमारी? एक है जर्सी, ब्राउन स्विस, होलिस्टियन, फ्रेशियन। दिस एक्सोटिक ब्रीड, जो ऐसी गाय हैं जो क्या है हमारे देश से बाहर में मिलती है, बाहर से हमने जो यहाँ लेके आए हैं इंडिया के अंदर। अगर हम देसी भाषा में बोलूं बेटा, तो अमेरिकन गाय आपने सुना होगा नाम। ठीक है, अमेरिकन गाय क्या है? वो बाहर की गाय है। ठीक है, एक्सोटिक ब्रीड है, अमेरिका से वो इंपोर्ट करी गई थी, इसलिए को अमेरिकन गाय कहते हैं, क्योंकि उसका दूध का जो प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हम यहाँ पर भारत में लेके आए थे। मगर उसकी क्वालिटी देखें तो क्वालिटी काफ़ी ख़राब है, हमारे गायों से ज़्यादा खराब क्वालिटी है। हमारी गायों का जो दूध होता है उसकी जो क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू द एक्सोटिक ब्रीड्स। ठीक है, अब क्रॉस ब्रीड्स की बात करें, गायों की क्रॉस ब्रीड्स की बात करें, गाय जो है हमारी उसकी क्रॉस ब्रीड कौन कौन सी है? करन स्विस है, करन फ्राइज है और फ्रेसवाल। These are the crossbreeds, examples of crossbreed. करन स्विस हमें कैसे मिली थी बेटा? ब्राउन स्विस का क्रॉस करवाया गया था किसके साथ? साहिवाल के साथ। किसके साथ करवाया गया था? साहिवाल के साथ क्रॉस करवाया गया था। तो उससे हमें जो मिलती है, हमारे कौन सी मिलती है बेटा? वो करन स्विस मिलती है। कौन सी मिलती है? करन स्विस मिलती है। क्लियर है? जो करंट प्राइस है एंड करंट स्विस क्रॉस ब्रीड काउज गिवन अबाउट 3600 लीटर ऑफ ए मिल्क। ठीक है, 3600 लीटर दूध देती है 300 दिनों के अंदर। क्लियर है बेटा? तो सिंपल सी बात है भाई, जो क्रॉस ब्रीड्स की बात करें, क्रॉस ब्रीड का एग्जांपल कौन सा है? करन स्विस है, करन फ्राइज है और फ्रेसवाल है। ठीक है, अगर हम बफेलो की बात करें, गाय भैंसों की बात करें, तो पूरी दुनिया में हमारी भैंसों का मुकाबला नहीं है बेटा दूध देने में। तो सबसे ज़्यादा दूध देने वाले जो भैंसें हैं वो हमारे देश में मिलती हैं। और उसका एग्जाम्पल कौन सा? मुर्रा नस्ल। और ये मुर्रा नस्ल सिर्फ कहाँ मिलती है? हमारे हरियाणा के अंदर ही मिलती है। ठीक है, जो मुर्रा नस्ल है हमारे हरियाणा के अंदर मिलती है, और इसको बाहर के देशों के अंदर भी क्या होता है? एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके बाहर के देशों में क्या है? एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके बीज को बेचा जाता है, ताकि वो अपने दूध की जो क्वालिटी है, दूध का जो आपका जो अमाउंट है, कि इसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। मुर्रा के अलावा हमारे पास कौन सी है? महसाना है और सुरती है। ठीक है, मुराना, महसाना और सुरती आर द एग्जाम्पल ऑफ इंडियन मिल्क यील्डिंग एनिमल्स। बफेलो है, जो दुधारू जो भैंसें हैं हमारे इंडिया की, वो कौन कौन सी होगी बेटा? मुर्रा होगी, महसाना होगी और सुरती होगी। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इंडिजिनस ब्रीड्स कौन सी हैं, एक्सोटिक ब्रीड्स कौन सी हैं और क्रॉस ब्रीड्स कौन सी हैं गायों की। और इंडियन जो बफेलो है उसका हाई यील्डिंग जो वैरायटी है वो कौन सी है? मुर्रा। ठीक है, वो मुर्रा नस्ल की जो भैंसें हैं सबसे ज़्यादा दूध वही देती हैं। अब आती है ब्रीडिंग की बात करें, जो डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ जो कैटल्स हैं उनकी ब्रीडिंग्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हमें ब्रीडिंग क्यों करनी चाहिए, ब्रीडिंग करने का कारण क्या है? ठीक है, हमारा पर्पज़ क्या है ब्रीडिंग करने का? दो अलग अलग प्रजातियों को हम आपस में ब्रीड क्यों कराते हैं, उसका कारण क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, जो दूध का जो प्रोडक्शन है बेटा, वो डिपेंड करता है कि उसका लैक्टेशन पीरियड कितना है। ठीक है, लैक्टेशन पीरियड का मतलब है यहाँ पर कि वो कितने दिनों तक दूध देती है। कोई गाय है, कोई भैंस है, उसका दूध देने का समय कितना है, कितने महीनों तक वो दूध देती है, कितने दिनों तक वो दूध देती है, वो कहलाता है उसका लैक्टेशन पीरियड। क्लियर है? क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि व्हाट डू यू मीन बाय लैक्टेशन पीरियड? द ड्यूरेशन
बाय विच a milk animal gives the milk is known as lactation period। वो समय जिस दौरान क्या है कोई गाय या भैंस का दूध देती है उसे कहते हैं लैक्टेशन पीरियड। ठीक है, तो मीनिंग पीरियड की बात करें, बर्थ ऑफ काल्फ के बाद जब कोई बछड़ा या कोई कटड़ा कटड़ी जो भी है उसका बच्चा पैदा होता है उसके बाद से क्या है वो दूध देना स्टार्ट कर देती है कोई भी गाय या भैंस। ठीक है, और धीरे धीरे क्या है इसका जो जैसे लैक्टेशन पीरियड बढ़ता है तो वैसे वैसे दूध का जो प्रोडक्शन है बेटा गाय का और भैंस का वो बढ़ता है। स्टार्टिंग में दूध कम देती है मगर जैसे इसका दिन बढ़ेंगे, ठीक है, तो दूध का जो प्रोडक्शन बेटा वो भी बढ़ जाता है। क्लियर है, तो सबसे पहला जो रीजन हमारा है वो लैक्टेशन पीरियड है। हमें ब्रीडिंग की क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें लैक्टेशन पीरियड बढ़ाना है ताकि दूध देने का समय, मान लो कोई गाय है 6 महीने दूध देती है तो उस 6 महीने को बढ़ा के हमने क्या 8 या 9 महीने करना है ताकि मैक्सिमम दूध क्या है हम उनसे ले सकें। ठीक है, तो एक्सोटिक ब्रीड्स की बात करें तो जैसे कि आपका जर्सी है, ब्राउन स्विस है, इसको हम सेलेक्ट किया जाता है क्योंकि इनका जो लैक्टेशन पीरियड क्या होता है काफी बड़ा होता है बेटा एज कंपेयर टू द लोकल ब्रीड्स। जो हमारे भारत में जो गाय मिलती हैं इनका लैक्टेशन पीरियड कम होता है और जो बाहर की जो वैरायटी है गायों की उनका लैक्टेशन पीरियड ज्यादा होता है। इसीलिए हमें क्या है ब्रीडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोनों के बीच में हमने क्या क्रॉस ब्रीडिंग करवाई, इसके फायदा क्या हुआ, पहली बात तो बेटा जो हमारी भारतीय जो गायें हैं उनके दूध की क्वालिटी ज्यादा है हमारे गायों के अंदर। जो बाहर की जो गायें हैं उनके अंदर दूध का प्रोडक्शन ज्यादा है और उनका दूध देने का जो समय है वो ज्यादा समय तक दूध देती है, उनके अंदर ये क्वालिटी है। तो इन दोनों के बीच में हमने क्या क्रॉस करवा दिया। क्रॉस कराने से जो हमें जो मिली, जो हमें नई गाय मिली, जो नई वैरायटी मिली गाय की, उसकी क्वालिटी भी बेहतर होगी दूध की और साथ ही साथ क्या होगा उसका जो लैक्टेशन पीरियड है बेटा वो भी इंक्रीज कर जाता है। क्लियर है, उसका लैक्टेशन पीरियड भी क्या है इंक्रीज कर जाता है। और साथ ही साथ क्या है जो हमारी जो गायें हैं उनके अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता बहुत ज्यादा है। तो ये जो दो क्वालिटी हमारे गायों के अंदर हैं, दो क्वालिटी बाहर की गायों के अंदर थी, दोनों को आपस में क्रॉस करवा दिया, एक नई जो वैरायटी बनी उसके अंदर सारी क्वालिटी आ गई बेटा। गाय भैंस बीमारी भी उसके अंदर कम होंगी, उसके अंदर क्या है दूध देने की क्षमता भी ज्यादा होगी, दूध की क्वालिटी भी ज्यादा होगी, उसका लैक्टेशन पीरियड भी बढ़ जाएगा। तो डायरेक्टली हमें क्या होगा उस चीज का जो क्रॉस ब्रीडिंग का क्या हमें क्या है फायदा मिल जाता है। ठीक है बेटा, अभी जो क्रॉस ब्रीडिंग होती है हम कैसे करवाते हैं, दो तरीके, एक तो हमारा नेचुरल मेथड है और एक हमारा क्या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। नेचुरल मेथड में क्या होता है कि जो एग्जॉटिक ब्रीड्स हैं उनके जो मेल्स हैं, मेल जो एनिमल्स हैं उनको क्रॉस करवाया जाता है। हमारे जो इंडियन जो काऊ हैं, फीमेल काऊ, उनके बीच में क्या क्रॉस करवाया जाता है। एक तरीका तो ये है नेचुरल मेथड। दूसरा क्या है आर्टिफिशियल मेथड में या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है, हम डायरेक्टली काउज के अंदर जो मेल जो बुल है उसका उसके सीमन को हम इंसर्ट कर देते हैं गाय के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। जो डिजायर्ड काऊ है, जिस काऊ से हमें क्या करना है वो हमें एक क्रॉस ब्रीड लेनी है, उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर एक डिजायर्ड जो बुल है हमारा उसका सीमन उसका हम क्या उसके अंदर डाल देते हैं विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शंस, विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शंस और ट्यूब्स। तो वो कहलाती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्लियर है, ये दो तरीके हैं जिसके जिन तरीकों के द्वारा हम क्या है क्रॉस ब्रीड करवा सकते हैं। जो हमारे जो अभी तक की जो सक्सेसफुल जो क्रॉस ब्रीड्स हैं वो हमारी कौन कौन सी बेटा, एक पहली करन स्विस है जो कि ब्राउन स्विस और साहिवाल के बीच में क्रॉस करके क्या है बनाई गई थी। ठीक है, जो कि किसके बीच में बेटा, करन स्विस की बात करें तो ब्राउन स्विस और साहिवाल इन दोनों के बीच में क्रॉस करवा के हमारी करन स्विस हमें गाय मिली थी जिसका मिल्क का प्रोडक्शन भी ज्यादा है और उसका जो क्वालिटी मिल्क की वो भी क्या है ज्यादा है। तो ये कहां पर ये जो क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम कहां पर करवाया गया था बेटा, ये करवाया गया था हमारे हरियाणा के अंदर करनाल में। वहां पर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जहां पर क्या है वहां पर क्रॉस करवाया गया था। ठीक है, एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहां पर दूध के प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, उसकी क्वालिटी कैसे बढ़ाया जाए, उसके ऊपर काम किया जाता है साइंटिस्टों द्वारा। ठीक है बेटा, तो बायो का जो आगे जो भविष्य है बेटा बहुत बड़ा जबरदस्त भविष्य है। इसमें आप क्या साइंटिस्ट बन सकते हो, बीमारियों का इलाज ढूंढ सकते हो,
नई नई दवाइयाँ बना सकते हो। और दूसरी जो फील्ड है जैसे एग्रीकल्चर की फील्ड है, सॉइल की फील्ड है, जेनेटिक्स की फील्ड है, बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड है, इसके अंदर जाके आप रिसर्च कर सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो डॉक्टर बनने के अलावा। ठीक है, तो बड़ी बड़ी अच्छी फील्ड है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग फील्ड है बायो की। इसको ध्यान से पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे तो बड़ा बड़ा ही मजेदार टॉपिक है हमारा। फिजिक्स और केमिस्ट्री से अलग अगर देखें तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्या है सब्जेक्ट है हमारा बायोलॉजी का। ठीक है, तो करण का मतलब है करनाल। करनाल में हमारा एनडीआरआई है, वहां पर क्या, वहां पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, यहाँ वहां पर क्या, ये क्रॉस ब्रीड यानी कि हाइब्रिड तैयार की गई थी। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है करण फ्राइज। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल कौन सा था, करण फ्राइज। करंट प्राइस की बात करें तो ये किसके बीच में हुआ था, होलिस्टियन फ्रेशियन और साहिवाल के बीच में क्रॉस कराया गया था। और इन दोनों के बीच में क्रॉस करा के हमें करंट प्राइस का हमें क्या है हाइब्रिड हमें मिली थी। ठीक है, अब आती है कि हमने क्या क्रॉस ब्रीड ले लिया, हमने गाय का पालन कर लिया, हमने भैंसों का पालन कर लिया, क्रॉस ब्रीड हमने करवा लिया, हाइब्रिड हमें जो वैरायटी है प्रजाति है गाय और भैंस की वो हमने तैयार कर ली। अब आती है जो जहां पर इनको रखा जाएगा, जहां पर ये रहेंगी, उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उसका रख रखाव क्या करेंगे, क्या क्या तरीके हैं जिनकी मदद से क्या उनका रख रखाव कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, ग्रूमिंग एंड शेल्टर ऑफ कैटल। ग्रूमिंग का मतलब है उसके जो बाहर की बॉडी है, उसके जो उसका जो बाल जो बढ़ जाते हैं उसको समय समय पर काटना, उनके सींगों की साफ सफाई करना, उसका जो खुर होते हैं खुरों की साफ सफाई करना, उसकी कटिंग करना, वो सारा आता है आपका ग्रूमिंग के अंदर। किसके अंदर आता है, ग्रूमिंग के अंदर आता है। ठीक है, तो ये भी हमें करना जरूरी है ताकि हम जो हमारे दूध देने वाले जो पशु हैं उनको बीमारियों से हम क्या कर सके बेटा, बचा सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास शेल्टर के बारे में बात करें। शेल्टर उसका जो रहने के जो स्थान है गाय भैंसों का, उसका भी हमें क्या प्रॉपर में मैनेजमेंट करना पड़ता है ताकि वो प्रॉपर तरीके से दूध दे सके, उसको बीमारियां कम लगे। ठीक है, अपने आप को वो क्या स्वस्थ महसूस कर सके। ठीक है, तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं देखें उसके बारे में बेटा। पहला है प्रॉपर क्लीनिंग एंड शेल्टर ऑफ फैसिलिटीज फॉर काउज एंड बेफेलोज आर रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन फार्मिंग फॉर द हेल्थ ऑफ द एनिमल्स एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लीन मिल्क एज वेल। ठीक है, तो उसके जो रहने की जगह है और जो गाय भैंस है उसके उसको उसकी हमें क्या साफ सफाई रखने सही तरीके से उसकी साफ सफाई रखनी पड़ेगी, जानवरों की साफ सफाई रखनी पड़ेगी, जहां पर गाय भैंस को रखते हैं उनकी साफ सफाई रखनी पड़ेगी ताकि जो हमारे जानवर हैं उनकी हेल्थ अच्छी रह सके और दूध का जो प्रोडक्शन हमारा वो काफी साफ सुथरा हो, कोई भी उसमें क्या है कंटेमिनेट ना प्रेजेंट हो हमारे दूध के अंदर। ठीक है, तो ये हमें जरूरी है जहां पर हमारा जानवर रहता है उसकी क्या साफ सफाई रखी जाए। जो हमारे एनिमल्स हैं उनको लगातार ब्रशिंग हमें करनी पड़ती है ताकि जो धूल मिट्टी है, जो बाल हैं, जो लूज जो हेयर हैं, जो कमजोर बाल हैं, वो क्या है लगातार हम उसको क्या है रिमूव करते हैं। ठीक है, धूल मिट्टी को हटाते रहेंगे और जो कमजोर जो हेयर्स हैं उनको हम हटाते रहेंगे समय समय पर, तो जो हेल्थ होगी एनिमल्स की वो भी अच्छी रहेगी और वो बीमारियों से भी क्या है बचे रहेंगे। ये जरूरी है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, जो रहने की जो जगह है जानवरों की वो वेल वेंटिलेटेड होनी चाहिए। कहने का मतलब हवादार कमरे होने चाहिए उनके, उनके जो कमरे हैं बेटा जानवरों के हवादार होने चाहिए और उनको ऐसा बनाया जाए कि वो बारिश से, गर्मी से और ठंड से बचे रहें। मतलब उनको इस तरीके से तैयार किया जाए जो कमरे हैं हमारे जानवरों के वो हवादार हों और वो जानवरों को किससे बचाए, बारिश से बचाएं, गर्मी से भी बचाएं और ठंड से भी उसकी सुरक्षा करें। किसकी बेटा, हमारे जानवर हैं जो दूध देने वाले पशु हैं, जो हमारे ड्रॉट एनिमल्स हैं, उनको क्या है वो बचाएं किससे, गर्मी से, सर्दी से और बारिश से। ठीक है, और वो कैसे होना चाहिए, हवादार होना चाहिए। जो फर्श होता है जानवरों के कमरे का वो थोड़ा स्लोपिंग होना चाहिए, थोड़ा इंक्लाइड होना चाहिए इस तरीके से। भाई ये कोई कमरा है मान लो तो थोड़ा सा क्या है ढलान में होना चाहिए, इस तरीके ढलान में होना चाहिए। उसका जो बेडिंग है, उसका जो फर्श है वो ढलान में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो जानवर हमारा वो सूखा रहे, जब भी पेशाब वगैरह करता है, गोबर वगैरह करता है, तो क्या है वो उससे क्या हो, गीला ना हो, हमारा जानवर सूखा रहे। सूखा रहेगा तो बीमारियों से बचा रहेगा, साफ सुथरा रहेगा। ठीक है बेटा, इसलिए क्या है उसका जो फ्लोर होता है, उसका जो फर्श होता है, उसकी जो बेडिंग होती है कैटल्स की, वो हमारी थोड़ी ढलान नुमा होनी चाहिए। ठीक है,
जो रहने की जगह है जानवरों की है, उसके अंदर काफ़ी सारी अच्छी खुली जगह होनी चाहिए, ताकि वहाँ पर क्या है, भीड़ भड़ाका ना हो जानवरों के बीच में। भीड़ भड़ाका होगा तो आपस में उनके अंदर लड़ाई हो सकती है, उनके सींग भी आपस में क्या है बेटा उलझ सकते हैं, और बीमारियों को फैलने का खतरा भी क्या है बेटा ज़्यादा होता है। तो जगह इतनी होनी चाहिए कि दो जानवरों के बीच में एक अच्छी खुली जगह हो, ताकि हवा आसानी से उनके बीच में क्या है आर पार हो सके, प्रॉपर तरीके हवा लगे, प्रॉपर तरीके से वो सूखे रहें, प्रॉपर तरीके से क्या है वो स्वस्थ रहें। तो खुले और हवादार हमारे कमरे होने चाहिए, ठीक है। और पीने के पानी का साफ सुथरा पीने का पानी का वहां पर क्या होना चाहिए बेटा अरेंजमेंट होना चाहिए, किसके अंदर, जहां पर हम जानवरों को रखते हैं। क्लियर है बेटा। तो ये तो थे हमारे कुछ फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो हमें करनी चाहिए जब हम जानवरों का पालन करते हैं, उनका पोषण करते हैं। तो ये हमारी कुछ फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस थी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फूड के बारे में। जो डेयरी के जो एनिमल्स है, दुधारू जो पशु हैं, उन्हें हमें किस प्रकार का खाना हमें देना चाहिए, उनकी ज़रूरतें क्या है खाने की। तो ज़रूरतों के बारे में बात करें तो दो तरह का हमें हमें बेटा खाना देना चाहिए। जो हमारे मिल्क यील्डिंग जो एनिमल्स होते हैं, इनकी दो तरह की रिक्वायरमेंट होती है बेटा फूड की। एक होती है मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट, एक होती है बेटा मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट। दो तरह के खाने की रिक्वायरमेंट होती है। पहला जो रिक्वायरमेंट आपके मेंटेनेंस की कहने का मतलब है ऐसा खाना जो हमारे दुधारू जो पशु हैं उनकी शरीर के अंदर जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं उनको सही तरीके से सुचारू रूप से उसको मेंटेन कर सके, उसको लगातार नॉर्मल बनाए रखे। इस तरह का खाना हमें देना चाहिए हमारे जानवरों को, ताकि अंदर जितने उसके जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, जो नई चीजें बन रही हैं, ठीक है, पुरानी चीजें टूट भी रही हैं, तो ये जो प्रक्रिया है उसके शरीर के अंदर हो रही है जानवरों के, तो ये प्रक्रिया सही तरीके से चलती रहे और उनकी जो जरूरत है वो पूरी होती रहे। तो वो हमारा फूड कौन सा हो गया, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट का फूड हो गया, ठीक है बेटा। दूसरा फूड हमारे पास कौन सा है, मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट। इस तरीके का भोजन जानवरों का जिससे उनका दूध का जो उत्पादन है वो बढ़ जाए, जिससे उनका दूध का जो उत्पादन बढ़ जाए, उसका जो लैक्टेशन पीरियड है वो बढ़ जाए। क्लियर है। तो यानी कि जो हमारा जो दुधारू पशु है उनके दो तरह के खाने की भोजन की जरूरत होगी बेटा। कौन कौन सी होगी, एक तो शरीर को मेंटेन करने के लिए, उनकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए जो फूड होता है उसकी रिक्वायरमेंट। दूसरा फूड वो फूड है जो दूध के उत्पादन को बढ़ाता है, वो खाना। तो ऐसे दो तरह के फूड की रिक्वायरमेंट होती है हमारे डेयरी एनिमल्स के अंदर, ठीक है। जो कैटल होते हैं उसके फीड के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं बेटा, एक होता है रफेज होता है, एक हमारा कंसंट्रेट। जो भोजन होता है जानवरों का, हमारे दूध देने वाले जानवरों का, उसमें दो घटक होते हैं बेटा, दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है रफेज, जैसे कि जवार है, बाजरा जवार है, बरसीन है, घास है, ये हमारा रफेज के अंदर आता है। दूसरा कंसंट्रेट की बात करें, कंसंट्रेट में क्या आएगा आपका, जैसे कि खल है, बिनोले हैं, चूरी है, चूरी भी हमारा रफेज के अंदर आता है। खल, बिनोले और तेल, खल, बिनोले और तेल ये हमारे किसके अंदर आते हैं, हमारे कंसंट्रेट के अंदर आते हैं। तो दो तरह कंपोनेंट हो गए, एक तो हमारा हो गया जवार का, एक हो गया हमारा बरसीन का, एक हो गया हमारा ग्रास का, घास का। तो ये भी हम डालते हैं हमारे पशुओं को, तूड़ी डालते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी हमारी क्या रफेज। अगर हम कंसंट्रेट की बात करें तो इसमें हमारे क्या आएगा, कंसंट्रेट में आपकी खल आ जाएगी, ठीक है, बिनोले आ जाएंगे, आपके चने आ जाएंगे, ठीक है, आपके जो आपका बाजरा है वो आ जाएगा, ठीक है। और जो दूसरे जो सीडेज के अंदर क्या तेल की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, जैसे कि सरसों का हो गया, सरसों के बीज हो गए। तो ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं बेटा, कंसंट्रेट के अंदर आते हैं। हमारे जो जानवर उसके दो भोजन के दो कंपोनेंट हो गए, रफेज और कंसंट्रेट। तो रफेज में क्या आएगा बेटा, हमारा ग्रीन फॉडर, हरा जो चारा होता है उसके बारे में, सिलेज हो गया, हे हो गया, लेग्यूम जैसे कि बरसीम हो गया और काउपी, तो हमारे रफेज के अंदर आते हैं। कंसंट्रेट की बात करें तो कॉटन सीड्स, ऑयल सीड्स, ओट्स, barley, ग्राम एंड देयर बाई प्रोडक्ट्स लाइक वीट, बीन्स एंड मोलेसिस। तो ये हमारे कंसंट्रेट के अंदर आते हैं और इनके अंदर क्या होता है, प्रोटीन का और कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और उसके न्यूट्रिएंट्स क्या है उसके अंदर क्या है बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो कि क्या है दूध के प्रोडक्शन को और उसके शरीर की जो मेंटेनेंस है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। क्लियर बेटा यहाँ तक ये।
ठीक है बेटा। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि जो हमारे जानवर हैं इनकी जरूरत होती है कि बैलेंस डाइट की, बैलेंस राशन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो अपनी हर तरीके की जरूरतों को पूरा कर सके। हाँ, अपनी हर तरीके की जरूरतों को पूरा कर सके तो उनको भी क्या है बैलेंस राशन की क्या है रिक्वायरमेंट होती है। जैसे उनको हर तरीके के न्यूट्रिएंट्स को जरूरत मिलना चाहिए प्रॉपर अमाउंट के अंदर। उनके भोजन में हर तरीके के न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए प्रॉपर अमाउंट पर। कैल्शियम उसके अंदर होना चाहिए, कैल्शियम देंगे तो हमारे दूध की जो क्वालिटी बढ़ती है और जो हड्डियां होती हैं हमारे जानवरों की वो भी हमारी क्या है उनकी मजबूत होती है। ठीक है, तो हमें क्या है न्यूट्रिशियस फूड हमें देना चाहिए हमारे जो हमारे जानवर हैं उनको। इसके अलावा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे क्या है इस फूड के अंदर नहीं मिलते, उनको भी ऐड करना चाहिए जानवरों के फूड के अंदर, ताकि जो जानवर की जो हेल्थ है और उसके जो दूध देने की जो क्षमता है वो बढ़ जाए। इसके अलावा समय समय पर हमें क्या करना चाहिए बेटा, जो उनका फूड होता है जो उनका फीड होता है उसके अंदर हमें क्या है एंटीबायोटिक्स लगातार हमें समय समय पर देनी चाहिए ताकि वो क्या बीमारियों से बचे रहे। किससे बचे बेटा, बीमारियों से बचे रहे। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या डिजीज ऑफ कैटल, जो कैटल्स होते हैं इनकी बीमारियां कौन कौन सी आती हैं बेटा। तो दो कैटेगरी में हम क्लासिफाई करेंगे। जो डेयरी एनिमल्स होते हैं इनकी जो बीमारियां होती हैं इनको दो कैटेगरी में हम क्लासिफाई करेंगे। पहली ऐसी बीमारी है जो पैरासाइट के द्वारा होती है। अब पैरासाइट क्या होते हैं, जैसे कि आपका बात करें तो चीचड़ होता है, जो मक्खियां बैठती हैं भैंसों के ऊपर गायों के ऊपर वो कहलाते हैं पैरासाइट। क्या कहलाते हैं, पैरासाइट। ठीक है, वो भैंस की है जो गाय है उसकी बॉडी पे रहते हैं और रह के उसका खून चूसते हैं तो उसको क्या कमजोर कर सकते हैं, बीमारी को शिकार भी कर सकते हैं, उनके अंदर बीमारियां भी पैदा कर सकते हैं। तो ऐसे जो जीव हैं उन्हें कहते हैं हम पैरासाइट, जो हमारी गाय और भैंसों के ऊपर क्या है बेटा रहते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, जैसे कि टिक हो गया, माइट हो गया, लाइस हो गया, इंटरनल पैरासाइट जो बॉडी के अंदर होते हैं। जैसे कि एस्कैरिस एक एग्जांपल है, तो गाय के पेट के अंदर क्या है हमें देखने को मिलता है एस्कैरिस। तो ये भी एक तरह का पैरासाइट है जो भी क्या है डायरेक्टली इन्फेक्ट करता है किसको बेटा, मिल्क की प्रोडक्शन को और साथ ही साथ किसकी हेल्थ को, एनिमल की हेल्थ को। ठीक है, ऐसी डिजीज जो पैरासाइट के द्वारा की जाती है जैसे कि टिक है, माइट है, लाइस है और जो पेट के अंदर जो अंदर कीड़े जो हो जाते हैं जानवरों के अंदर उसकी बात हो रही है। सेकेंड जो कैटेगरी कम्युनिकेबल डिजीज है, जो इन्फेक्शियस डिजीज है जो फैलती है एक जानवर से दूसरे जानवर के अंदर। जैसे कि बैक्टीरियल डिजीज है, वायरस के द्वारा होने वाला डिजीज है, फंगस जो डिजीज है। अगर हम बात करूँ फंगल डिजीज के, वायरल डिजीज की बात करूँ तो जैसे कि फुट एंड माउथ डिजीज है, मुंह खुर की जो बीमारी है आपने सुनी भी हुई गाँव के अंदर जो जानवरों में फैलती है। समय समय पर जो हमारे जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, जो वेटनरी सर्जन होते हैं, तो वो एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाते हैं। जब ये गर्मियाँ आती है, बारिश का मौसम आता है तो उस दौरान फुट एंड माउथ डिजीज का फैलने का खतरा बढ़ जाता है। तो वो घर घर जाकर क्या है इंजेक्शन लगाते हैं जानवरों को, दवाई पिलाते हैं जानवरों को ताकि उनको फुट एंड माउथ मुंह खुर की बीमारी से बचाया जा सके। ऐसी और भी हमारी बीमारियां हैं जैसे कि हमारी है रिंडर पेस्ट है बेटा। ठीक है, रेबीज का है, काउ पॉक्स है, इसके अलावा ब्लैक क्वार्टर है, ब्रूसेलोसिस है, मास्टिटिस है, मुंह का आ जाना। ठीक है, ये सारी बीमारियां हमारी किसकी, जानवरों की होती है। काउ पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, मास्टिटिस, फुट एंड माउथ डिजीज, एक्टिनोमाइकोसिस फंगल डिजीज है। इसके अलावा जो रिंग वॉर्म है ये भी हमारी क्या फंगल डिजीज है जो हमारी क्या भैंसों के अंदर हो जाती है। क्लियर है बेटा यहाँ तक ये तो हमारी कुछ बीमारियों के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां। ऐसी बीमारियां जो भोजन में न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होती हैं उसे कहते हैं हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे कि कैल्शियम की कमी होगी, कैल्शियम की कमी होने के कारण क्या होता है बेटा, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, दूध का उत्पादन कम हो जाता है। ठीक है, भैंस की या गाय की जो एक्टिवनेस होती है वो कम हो जाती है। क्लियर है, तो ये होती हैं न्यूट्रिएंट्स की कमी के द्वारा जो बीमारियां हैं। ये फैलती नहीं है एक जानवर से दूसरे जानवर में, जिसके अंदर ये कमियां होंगी सिर्फ उसी के अंदर ये बीमारी होती है। क्लियर है, तो बात समझ में आ गई बेटा। तो कौन कौन सी बीमारियों के बारे में बात कही मैंने, अगर मैं बात करूं इसके बारे में
अगर मैं बैक्टीरियल डिजीज के बारे में बात करूं तो हमारी कौन कौन सी बेटा, एंथ्रेक्स है, इसके अलावा ब्लैक क्वार्टर है, ट्यूबरक्लोसिस है, इसके अलावा ब्रुसेलोसिस है, मस्टिटिस है। ये आपके बैक्टीरियल डिजीज हैं। वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारियां जो जानवरों में होती हैं वो रेबीज है, काउपिक्स है, सॉरी काउपॉक्स है, इंसेफेलिटिस है, फुट एंड माउथ डिजीज है। फंगल की बात करें तो एक्टिनोमाइकोसिस है, इसके अलावा ट्रिप्नोसोमियासिस है। ठीक है, ये तो हमारी कुछ बीमारियां होंगी जो कि हमारी बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के द्वारा होती हैं। अब क्या क्या सिम्टम होते हैं, जो बीमार जानवर होते हैं उनके अंदर क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। पहला लक्षण हमारा क्या, वो जानवर है वो इनएक्टिव रहता है, जैसे कि मैंने बताया था, थका थका सा रहेगा, उसमें कोई एक्टिवनेस नहीं होगी, चहल पहल उसके अंदर नहीं होती है, खाना बंद कर देगा, धीरे धीरे चलेगा। ठीक है, तो गोबर क्या है वो पतला करेगा, और पेशाब के अंदर क्या पीलापन ज्यादा होगा या लालपन ज्यादा होगा। तो ये लक्षण है हमारे किसके, बीमार पशु के। ठीक है, उसका जो बॉडी का तापमान है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, वो कांपेगा, सर्द गर्म हो जाती है। आपने देखा होगा जब तापमान में बदलाव आता है तो जानवरों के अंदर क्या है, सर्द गर्म देखने को मिलती है, बुखार हो जाता है। दूध है देने की क्षमता वो घट जाती है, उसके जो काम करने की क्षमता वो घट जाती है। ठीक है, तो ये कुछ लक्षण है किसके बेटा, बीमार जानवरों के। अब आती प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन कैसे करेंगे हम बीमारियों का, जहां पर हम क्या जानवरों को रखते हैं वो क्या हमारा एक खुला होना चाहिए, अच्छी खुली जगह होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, हवादार होना चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रॉपर डाइट हमें देनी चाहिए जानवरों को, जो न्यूट्रिटिव डाइट हमें देनी चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, समय समय पर उनका क्या है वैक्सीनेशन कराना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताया था कि हमारे गाँव में क्या आते हैं, मुंह खुर की बीमारी से बचाने के लिए जानवरों को उनका समय समय पर क्या होता है, वैक्सीनेशन होता है गांव के जो जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा। ठीक है, उसके बाद अलावा जो वेस्ट होता है जानवरों का, उनका प्रॉपर क्या है उसका डिस्पोजल होना चाहिए, समय समय पर उसकी साफ सफाई होनी चाहिए। गोबर का जो उठान है वो क्या समय समय पर होना चाहिए, ताकि जहां पर जानवर प्रेजेंट है, जो बैठा है, वो क्या है आपका साफ सुथरी जगह पर बैठे, ताकि बीमार क्या है कम से कम पड़े। क्लियर है बेटा। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स हैं, ठीक है, वो समय समय पर देनी चाहिए। एंटीबायोटिक्स की दवाइयां हैं वो समय समय पर देनी चाहिए। अगर बुखार है तो बुखार को कम करने के लिए दवाइयां आती है, वो दवाइयां उन्हें देनी चाहिए डॉक्टर की मदद से। और जो वेटनरी जो वर्कर है उसको उससे क्या है फ्रीक्वेंटली समय समय पर उनसे क्या है कांटेक्ट करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, हमने आज पढ़ा था कैटल फार्मिंग के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसके बारे में, पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। किसके बारे में बेटा, पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस में। और हाँ बेटा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। आपको भी लाइक करना है, आपको भी शेयर करना है, और आपको भी क्या है सब्सक्राइब करना है हमारा चैनल, ताकि बिना अगर आपके पास अगर मेरा कोई लिंक नहीं आता है तो आपको लगातार उस वीडियो की क्या अपडेट आपको मिलती रहे। जो भी टॉपिक आपके पास आता है उसका जो वीडियो लेक्चर है आपके पास लगातार आता रहे। इसीलिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।